India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। कोर्ट्स राउंडअप में आपका बहुत स्वागत है। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू। कोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट्स और लोअर कोर्ट्स तक के फैसलों को रखेंगे आपके सामने। आइए एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। 22 साल पुराने हत्या मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अजय मिश्रा टेनी को नहीं दी राहत। बरी को चुनौती देने वाली सरकारी अपील को ट्रांसफर करने की मांग खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस पटवारी प्रणाली को समाप्त करने के उत्तराखंड हाईकोर्ट के निर्देश को चुनौती देने वाली विशेष अनुमति याचिका को किया बंद। उत्तराखंड राज्य सरकार की ओर से दायर की गई थी याचिका। भ्रष्टाचार मामले में अनिल देशमुख ने बॉम्बे हाईकोर्ट में दाखिल की जमानत याचिका। सीबीआई को 9 नवंबर तक दाखिल करना है जवाब। नियमित जमानत याचिका खारिज होने पर दाखिल की गई है अर्जी। गौरी लंकेश मर्डर केस में कर्नाटक हाईकोर्ट ने आरोपित याचिका खारिज की। कहा, समयबद्ध तरीके से जांच पूरी करने की है आवश्यकता। गिरफ्तारी से पहले चार्जशीट दाखिल होने पर डिफॉल्ट जमानत नहीं। India Legal presents Courts Roundup. केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें 22 साल पुराने हत्या के मामले में केस को लखनऊ बेंच से इलाहाबाद बेंच को ट्रांसफर करने की मांग की गई थी। चीफ जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने उच्च न्यायालय से 10 नवंबर 2022 को इस मामले पर सुनवाई करने का अनुरोध भी किया है। ये तारीख पहले से ही उच्च न्यायालय द्वारा दोनों वकीलों के बीच सहमति के लिए दी गई थी। केस ट्रांसफर के पीछे दलील ये थी कि जिरहा करने वाले वकील वृद्ध हैं और लखनऊ नहीं आ सकते। कोर्ट ने कहा कि उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जोड़ा जाए। वैसे याचिका में ये भी कहा गया है कि अपील वास्तव में सुनवाई मार्च 2018 में हुई और ऐसे में अप्रैल 2022 तक कोई निर्णय नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के केस ट्रांसफर करने वाली याचिका को रद्द कर दिया है। सर्वोच्च अदालत ने इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच से प्रयागराज बेंच को 22 साल पुराने हत्या मामले में उनकी बरी को चुनौती देने वाली सरकारी अपील को ट्रांसफर करने की केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी की मांग को खारिज कर दिया है। चीफ जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने उच्च न्यायालय से 10 नवंबर 2022 उच्च न्यायालय द्वारा दी गई तारीख और दोनों के लिए वरिष्ठ वकीलों द्वारा सहमति के लिए अपील पर सुनवाई करने का अनुरोध किया। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के नेतृत्व वाली पीठ द्वारा सरकार की अपील को ट्रांसफर करने की उनकी याचिका खारिज होने के बाद मिश्रा ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। उन्होंने इस आधार पर ट्रांसफर की मांग की थी कि उनका प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ वकील आमतौर पर इलाहाबाद में रहते हैं और उनकी वृद्धावस्था के कारण उनके लिए तर्क वितर्क के लिए लखनऊ जाना संभव नहीं होगा। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि वरिष्ठ वकील लखनऊ आने में असमर्थ हैं, तो उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रस्तुत करने की अनुमति देने के अनुरोध पर उच्च न्यायालय द्वारा विचार किया जा सकता है। ये मामला साल 2000 का है जब एक उभरते हुए छात्र नेता प्रभात गुप्ता की उनके घर के पास गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में केंद्रीय मंत्री टेनी समेत 3 लोगों को आरोपी बनाया गया था। 2004 में उन्हें निचली अदालत ने बरी कर दिया था। उस आदेश को चुनौती देते हुए यूपी सरकार ने वर्ष 2004 में उच्च न्यायालय का रुख किया। उच्च न्यायालय की समन्वय पीठ ने अंततः अपील पर सुनवाई की और 12 मार्च 2018 को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया।
हालांकि शिकायतकर्ता आवेदक द्वारा दायर आवेदन में इसे जारी कर दिया गया, क्योंकि निर्णय 6 महीने से अधिक के बाद नहीं दिया गया था और मामले को अंतिम सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का आदेश दिया गया था। इसके बाद 4 साल बीत गए, लेकिन मामले की सुनवाई नहीं हो सकी। इसीलिए इस साल की शुरुआत में अंतिम सुनवाई के लिए अपील को जल्द से जल्द सूचीबद्ध करने के लिए एक आवेदन दायर किया गया था। 7 अप्रैल को मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने निर्देश दिया कि मामले को 16 मई 2022 को अंतिम सुनवाई के लिए उपयुक्त बेंच के समक्ष सूचीबद्ध किया जाए। खंडपीठ के आदेश के बावजूद मामले में फैसला नहीं दिया जा सका और मामले को 17 अक्टूबर तक कम से कम 8 बार स्थगित कर दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने राजस्व पुलिस प्रणाली को समाप्त करने के उत्तराखंड हाईकोर्ट के निर्देश को चुनौती देने वाली उत्तराखंड राज्य सरकार की ओर से दायर विशेष अनुमति याचिका को बंद कर दिया है। कोर्ट ने देखा कि राज्य मंत्रिमंडल ने उच्च न्यायालय के निर्णय को स्वीकार करने और निर्देशों को लागू करने के लिए उचित कदम उठाने का फैसला लिया है। राज्य के पहाड़ी भागों में राजस्व विभाग के सिविल अधिकारियों के पास पुलिस की शक्तियां और कार्य हैं। इस प्रकार राजस्व अधिकारी अपराधियों की गिरफ्तारी और जांच जैसे पुलिस के कार्य कर सकते हैं। ऐसे में आपको बता दें कि एक हत्या के मामले में एक आपराधिक अपील पर विचार करते हुए उच्च न्यायालय ने कहा कि इस प्रणाली के परिणाम स्वरूप अवैज्ञानिक जांच हो रही है, जिससे सही से न्याय नहीं हो पा रहा है। कोर्ट ने कुछ दिशा निर्देश जारी किए। उत्तराखंड राज्य के कई हिस्से में प्रचलित राजस्व पुलिस प्रणाली पुलिस की एक सदी से अधिक पुरानी प्रथा को आज से 6 महीने के भीतर समाप्त करने का आदेश दिया गया। इस बीच राज्य सरकार पूरे राज्य में नियमित पुलिस प्रणाली को लागू करेगी। राज्य सरकार को सीआरपीसी की धारा 2S के तहत पर्याप्त संख्या में पुलिस थाने खोलने का भी निर्देश दिया गया। पूरे उत्तराखंड राज्य में प्राथमिकी दर्ज करना, जांच करना और चालान करना आदि भी सीआरपीसी के प्रावधानों के अनुसार केवल नियमित पुलिस द्वारा किया जाएगा, न कि पटवारियों द्वारा। राज्य सरकार को अधिनियम 2007 की धारा 15 के अनुसार पुलिस प्रशिक्षण संस्थान खोलने का भी निर्देश दिया जाता है। जब मामला सीजेआई यूयू ललित और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की पीठ के सामने आया तो उप महाधिवक्ता जतेंद्र कुमार सेठी ने कैबिनेट के फैसले के बारे में बयान को शामिल करते हुए एक नोट प्रस्तुत किया। इसे रिकॉर्ड करते हुए अदालत ने कानून के सभी सवालों को खुला छोड़ते हुए एसएलपी का निपटारा कर दिया। शिकायतकर्ता के साथ मामलों को निपटाने के लिए सहमत होने से पहले पक्षकार को चेक डिसऑनर विवाद को शीर्ष स्तर तक ले जाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी का सामना करना पड़ा। अपीलकर्ता ने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की धारा 138 के तहत चेक डिसऑनर के अपराध के लिए उसके खिलाफ 3 अदालतों द्वारा पारित दोष सिद्धि के आदेशों को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपीलकर्ता अंततः शिकायतकर्ता को 69 लाख रुपए का भुगतान करके मामले को निपटाने के लिए सहमत हो गया। हालांकि अदालत 10 साल की मुकदमेबाजी के बाद किए गए समझौते के साथ ही प्रभावित नहीं है और जहां तक शिकायतकर्ता का संबंध है तो इसे न्याय का अत्याचार करार दिया, क्योंकि उसके पास अब समझौता करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस सीटी रवि कुमार की पीठ ने अपीलकर्ता को समझौता स्वीकार करने की शर्त के रूप में 5 लाख रुपए का भुगतान करने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एडवोकेट्स वेलफेयर फंड के 2 महीने की अवधि के भीतर पैसा जमा करने का निर्देश दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिस चूक राशि के संबंध में याचिकाकर्ता को एनआई अधिनियम की धारा 138 के तहत दोषी ठहराया गया, उसकी मात्रा को देखते हुए याचिकाकर्ता द्वारा सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एडवोकेट्स वेलफेयर एसोसिएशन वेलफेयर एडवोकेट्स फंड के 2 महीने की अवधि के भीतर 5 लाख रुपए अतिरिक्त राशि जमा किया जाए। जमा किए गए धन की रसीद इस न्यायालय की रजिस्ट्री के पास रखी जाए। मामले की अगली सुनवाई 17 जनवरी 2023 को होगी।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने लड़कियों के पक्ष में और स्वतंत्रता को मद्देनजर रखते हुए फैसला अच्छा दिया है। आपको बता दें कि दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट ने लड़कियों को खुद की मर्जी से शादी करना संवैधानिक करार दिया है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि पसंद से विवाह करना निजी आजादी का मूल तत्व है। आस्था का जीवन साथी चुनने की स्वतंत्रता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ऐसे में विवाह में निजी पसंद की स्वतंत्रता संविधान के अनुच्छेद 21 का अंतर्निहित हिस्सा है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने यह फैसला मिली याचिका के आधार पर किया है। एक शख्स ने अपनी पत्नी की हत्या का आरोप उसके घर वालों पर लगाया था। उसने अपनी याचिका में कहा कि उसकी पत्नी का अपहरण करने के बाद बेरहमी से पिटाई की गई। शिकायतकर्ता ने न्यायालय में बताया कि पत्नी के परिजनों ने उसका अपहरण किया और बेरहमी से पीटा, साथ ही धारदार हथियार से हमला किया। परिजनों ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि लड़की ने अपने घर वालों के खिलाफ जाकर शादी की थी, जिससे घर वाले नाराज थे। सुनवाई के बाद कोर्ट ने ये टिप्पणी की कि संविधान में लड़कियों को अपनी मर्जी से शादी करने का अधिकार दिया गया है। न्यायमूर्ति अनूप कुमार मेहंदीरत्ता की पीठ ने यह टिप्पणी शिकायतकर्ता पर हत्या के कथित प्रयास से जुड़े मामले में जमानत याचिकाओं पर ये टिप्पणी की थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने अपनी टिप्पणी में ये भी कहा कि पुलिस से उम्मीद की जाती है कि वे ऐसे जोड़ों की सुरक्षा के लिए त्वरित और संवेदनशील कार्रवाई करेगी जिन्हें खुद के परिजनों समेत अन्य लोगों से खतरा हो। न्यायालय ने पुलिस पर उंगली उठाते हुए कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि शिकायत के बावजूद संबंधित थाने द्वारा लापरवाही बरती जाती है। सूचना मिलने पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती और न ही सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाए जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने महिला के उम्र और प्रजनन अधिकारों के मामले में अहम फैसला लिया है। इसके अनुसार अब गर्भपात से पहले होने वाली जांचों के लिए उम्र के साथ लगाए गए प्रतिबंधों की वैधता जांची जाएगी। गर्भपात के पहले होने वाले 2 टेस्ट है प्री कॉन्सेप्शन और प्री नेटल डायग्नोसिस टेस्ट। उम्र को लेकर प्रतिबंध मामले में जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस अभय एस ओका की बेंच ने 17 अक्टूबर को केंद्र और अन्य पक्षों को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने मीरा करुणा पटेल की याचिका पर सुनवाई की जा रही थी और पटेल खुद भी एडवोकेट हैं। एडवोकेट पटेल ने कहा है कि जब से याचिका दायर की गई है तब से कितने ही संशोधन हुए, लेकिन एक पक्ष है जिस पर विचार करने की जरूरत है। उन्होंने धारा 431 का हवाला दिया जो कि प्री कॉन्सेप्शन और प्री नेटल डायग्नोसिस तकनीक अधिनियम 1994 के लिए है। इस धारा के अनुसार प्री नेटल डायग्नोसिस तकनीकों का इस्तेमाल केवल उन्हीं मामलों में किया जा सकेगा जिसमें गर्भवती महिला की उम्र 35 साल से अधिक हो। सितंबर में सुप्रीम कोर्ट ने ठोस फैसला दिया था और कानूनी तौर पर सभी महिलाओं को सुरक्षित गर्भपात का अधिकार दिया था। कोर्ट ने यह भी कहा था कि दुष्कर्म के अंतर्गत वैवाहिक दुष्कर्म भी शामिल है जो गर्भपात के लिए वैध है। सुप्रीम कोर्ट 31 अक्टूबर को उस याचिका पर सुनवाई करेगा जिसमें धन शोधन और चोरी जैसे विभिन्न आर्थिक अपराधों से संबंधित मामलों का फैसला साल भर के अंदर करने के लिए हर जिले में विशेष भ्रष्टाचार रोधी अदालतें स्थापित करने का अनुरोध किया गया है। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड 31 अक्टूबर की वाद सूची के अनुसार ये याचिका प्रधान न्यायाधीश यू ललित और न्यायमूर्ति एस.आर. भट्ट एवं न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आएगी। वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय द्वारा दायर जनहित याचिका में अनुरोध किया गया है कि आर्थिक अपराधों से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए उचित कदम उठाने का उच्च न्यायालय को निर्देश दिया जाए। वकील अश्विनी कुमार दुबे के जरिए दायर जनहित याचिका में दलील दी गई है कि केंद्र और राज्य सरकारों ने भी इस दिशा में उचित कदम नहीं उठाए हैं। इसमें कहा गया है कि सरकार का कोई भी विभाग भ्रष्टाचार से मुक्त नहीं है। याचिका में कहा गया है कि लंबे समय से लंबित और अप्रभावी भ्रष्टाचार रोधी कानून के कारण आजादी के 73 साल बाद और समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनने के 70 साल बाद भी देश का कोई भी जिला काला धन, बेनामी संपत्ति, आय से अधिक संपत्ति, रिश्वतखोरी, धन शोधन, कर चोरी और इसी प्रकार के अन्य आर्थिक अपराधों से जुड़े
मुक्त नहीं है और इसमें दलील दी गई है कि भारत के भ्रष्टाचार रोधी कानून काफी कमजोर और अप्रभावी है तथा वे भ्रष्टाचार पर काबू पाने में नाकाम रहे। याचिका में कहा गया है कि 1988 में पारित बेनामी लेन देन कानून भी बिना कार्रवाई के धूल खा रहा है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने पत्रकार गौरी लंकेश मर्डर केस में आरोपी ऋषिकेश देवदीकर द्वारा सीआरपीसी की धारा 167 उपधारा 2 के तहत डिफॉल्ट जमानत की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया। जस्टिस सूरज गोविंद राज की एकल न्यायाधीश के पीठ ने कहा कि अगर आरोपी की गिरफ्तारी से पहले आरोप पत्र दायर किया जाता है तो वह सीआरपीसी की धारा 167(2) के तहत लाभ का हकदार नहीं होगा क्योंकि वह फरार था। कोर्ट ने इस तर्क को भी खारिज कर दिया कि गिरफ्तारी के 90 दिन बाद भी उसके खिलाफ कोई पूरक आरोप पत्र दायर नहीं किया गया था। ये माना गया है कि जब आरोपी पर कर्नाटक संगठित अपराध नियंत्रक अधिनियम 2000 के तहत मुकदमों जो अपराध है अपराधों के लिए मुकदमा चलाया गया है तो अधिनियम की धारा 22(2) के प्रावधान के अनुसार 180 दिनों की अवधि के समाप्ति के बाद ही यह अधिकार है कि वैधानिक डिफॉल्ट जमानत की मांग करे। इस मामले में याचिकाकर्ता आरोपी नंबर 18 है राजेश्वरी नगर पुलिस स्टेशन द्वारा अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 और आर्म्स एक्ट की धारा 25 के तहत अपराध के लिए प्राथमिकी दर्ज की गई थी। अभियोजन पक्ष ने तर्क दिया कि एक बार आरोप पत्र में KCOCA के प्रावधानों को लागू किया गया था। जांच की अवधि धारा 22(2)(a) के हवाला देते हुए 180 दिनों की अवधि तक बढ़ा दी गई थी और आरोप पत्र के बाद से इसके प्रावधान को बढ़ा दिया गया। इसीलिए डिफॉल्ट जमानत के संबंध में धारा 167 की उपधारा 2 को लागू करने का प्रश्न ही नहीं उठता। ये कहा गया कि एक आरोपी सीआरपीसी की धारा 167 की उपधारा 2 के तहत लाभ का हकदार नहीं होगा अगर उसकी गिरफ्तारी से पहले ही आरोप पत्र दायर किया जा चुका है। कोर्ट ने कहा है कि आरोपी की गिरफ्तारी और हिरासत के उपलब्ध होने के बाद सीआरपीसी की धारा 167 की धारा उपधारा 2 के अंदर निहित समयबद्ध तरीके से जांच पूरी करने की आवश्यकता है। इसके साथ ही कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। अनिल देशमुख ने अपने खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में जमानत के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इस मामले में जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो कर रही है। देशमुख के वकील अधिवक्ता अनिकेत निकम और इंद्रपाल सिंह ने मंगलवार को अवकाश न्यायाधीश न्यायमूर्ति MS काणिक के समक्ष जमानत याचिका दायर करने के लिए रजिस्ट्री में अर्जी की। फाइलिंग प्रक्रिया पूरी करने के बाद वकील ने अवकाश न्यायाधीश न्यायमूर्ति शर्मिला देशमुख के समक्ष तत्काल सुनवाई के लिए मामले को फिर से उल्लेख किया। अदालत ने सीबीआई से 9 नवंबर तक जवाब दाखिल करने को कहा है और याचिका पर सुनवाई 11 नवंबर की तारीख तय की है। मुंबई की विशेष सीबीआई अदालत द्वारा 22 अक्टूबर को उनकी नियमित जमानत याचिका खारिज किए जाने के एक सप्ताह के भीतर देशमुख के उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई है। उन्होंने कहा कि सीबीआई कोर्ट मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में देशमुख को जमानत देने के अपने आदेश में उच्च न्यायालय की टिप्पणियों पर विचार करने में विफल रही, जिसमें प्रथम दृष्टया दर्ज किया गया देशमुख को अतः दोषी नहीं ठहराया जा सकता। देशमुख की याचिका में कहा गया कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में देशमुख को जमानत देते हुए ट्रायल कोर्ट का रुख हाई कोर्ट के आदेश तक पहुंच गया और सुप्रीम कोर्ट ने पारित कर दिया। मामला भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई द्वारा दर्ज केस से जुड़ा है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में उन्हें जमानत मिल चुकी है और सीबीआई उनके खिलाफ भ्रष्टाचार और मंत्री पद के दुरुपयोग के मामले की जांच कर रही है। 71 साल के देशमुख को ईडी द्वारा दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने 4 अक्टूबर को जमानत दे दी है। विशेष सीबीआई जज SH गवालानी ने गुरुवार को उनकी जमानत अर्जी पर सुनवाई पूरी कर ली थी और उस पर आदेश सुरक्षित रखा था। अनिल देशमुख को 2 नवंबर 2021 को गिरफ्तार किया गया था। वे अभी न्यायिक हिरासत में जेल में हैं। पिछले सप्ताह उन्हें कोरोनरी एंजियोग्राफी के लिए मुंबई के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। देशमुख अभी मुंबई की ऑर्थर रोड जेल में बंद है। वे महाराष्ट्र की पूर्ववर्ती महाविकास अघाड़ी सरकार में मंत्री थे। ये सरकार राकांपा, कांग्रेस और शिवसेना ने मिलकर बनाई थी।
बॉम्बे हाईकोर्ट ने माना कि अगर पत्नी अपने पति के खिलाफ अदालत में बेबुनियाद आरोप लगा रही है और उसे शराबी और चरित्रहीन करार दे रही है तो ये पति के चरित्र का हनन होगा और इसे प्रताड़ना माना जाएगा। जस्टिस नितिन जामदार और जस्टिस शर्मिला यू देशमुख की खंडपीठ ने अपीलकर्ता पत्नी द्वारा दायर अपील खारिज कर दी है और जिसमें उसके पति को तलाक की डिक्री देने के फैमिली कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है। खंडपीठ ने कहा कि हम पाते हैं कि याचिकाकर्ता ने मुकदमेबाजी के दोनों दौरों में बार बार प्रतिवादी के चरित्र की हत्या के आरोप लगाए हैं। याचिकाकर्ता द्वारा प्रतिवादी के चरित्र से संबंधित अनुचित, झूठे और आधारहीन आरोप लगाने के लिए उसे शराबी के रूप में लेबल करना जारी रखा है, जिसने समाज में उसकी प्रतिष्ठा कम कर दी। ऐसी परिस्थितियों में और समाज में प्रतिवादी की स्थिति को देखते हुए प्रतिवादी का स्टैंड व याचिकाकर्ता के ऐसे आचरण के साथ समाज में उसे बदनाम नहीं कर सकता। 2005 में अपीलकर्ता ने फैमिली कोर्ट के समक्ष दाम्पत्य अधिकारों की बहाली के लिए याचिका दायर की। प्रतिवादी पति ने तलाक की मांग करते हुए अपना जवाब और जवाबी दावा दायर किया। प्रतिवादी दावे के जवाब में पत्नी के आरोप लगाया कि प्रतिवादी शराब और स्त्री से संबंध रखने वाला है। वह याचिकाकर्ता को शारीरिक और मानसिक रूप से परेशान करता है। फैमिली कोर्ट ने अपीलकर्ता की याचिका खारिज कर दी और तलाक की डिक्री मंजूर कर ली। अपीलार्थी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अपील के लंबित रहने के दौरान प्रतिवादी की मृत्यु हो गई और उसके कानूनी उत्तराधिकारी ने मामला जारी रखा। अदालत ने कहा कि अपीलकर्ता की बहन ने अपने मामले की पुष्टि नहीं की और केवल इस बात की गवाही दी कि पति शराब का सेवन करता था। अदालत ने कहा कि पत्नी द्वारा अपने आरोपों को साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं किया गया पेश और ऐसे में अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी के चरित्र की हत्या की है, जिसके परिणाम स्वरूप समाज में कोई उसको प्रतिष्ठा उसकी कम हुई है। राजस्थान हाईकोर्ट ने लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली विधवा महिला और विधुर पुरुष द्वारा जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए दायर याचिका का निपटारा करते हुए कहा है कि याचिकाकर्ताओं को निजता, स्वतंत्रता और पसंद का संवैधानिक अधिकार है। याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट का रुख किया और अपने जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत याचिका दायर की। यह उनका मामला है कि वह विधवा और विधुर है और अब लिव इन रिलेशनशिप में है, जिसका निजी प्रतिवादियों ने विरोध किया क्योंकि वह पहले याचिकाकर्ता के परिवार के सदस्य हैं। उनके रिश्ते और की गैर अनुमोदन और गैर मान्यता और उनके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए खतरे से पीड़ित होकर उन्होंने राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर पीठ के समक्ष सुरक्षा के लिए प्रार्थना की। जस्टिस बीरेंद्र कुमार की एकल पीठ ने पुलिस सुप्रिंटेंडेंट को अन्य अधिकारियों के साथ याचिकाकर्ताओं के जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आदेश दिया। न्यायालय ने कहा कि कानून को हाथ में लेकर व्यक्तियों की निजता और स्वतंत्रता का उल्लंघन नहीं किया जा सकता और यदि पीड़ित व्यक्ति द्वारा कानून के उल्लंघन का आरोप लगाया जाता है तो कानूनी सहारा अपनाया जाना चाहिए। याचिकाकर्ताओं के निजता के अधिकार को मान्यता देते हुए कोर्ट ने नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा करते हुए इस बात पर प्रकाश डाला कि इसे संवैधानिक नैतिकता की अवधारणा द्वारा कैसे निर्देशित किया जाना चाहिए, न कि सामाजिक नैतिकता के विचारों से। इसके अलावा न्यायालय ने शफीन जहान बनाम अशोकन के एम में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी भरोसा किया, जिसमें सामाजिक मूल्यों और नैतिकता के ऊपर व्यक्तियों की व्यक्तिगत पसंद और संवैधानिक रूप से गारंटीकृत स्वतंत्रता दोनों को मान्यता दी गई है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.